दोहा में कार बम धमाके में जाँ बहक हो गया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर बोरिस येल्सिन 1997 में अपनी कुर्सी से ना उठता और ज़ैलम खान वापस चला जाता तो क्या होता। यकीनन मुज़ाकरात का अमल कठाई में पड़ जाता, हजारों जानें चली जाती और रूस को अरबों डॉलर का नुकसान होता। इस अमन की बुनियाद अना की एक छोटी सी कुर्बानी थी। हमें भी आज मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए अना की ऐसी ही कुर्बानियां देना होंगी। हमें पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर फैसले करना होंगे। तालिबान से अगर मुज़ाकरात मुमकिन हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ को बोरिस येल्सिन बनना होगा। इन्हें अपनी अना कुर्बान करके यह मसला हल करना होगा। दूसरी सूरत में हम अगर जंग करते हैं तो फिर इसके लिए भी हम सबका इकट्ठा होना जरूरी है। हम इस तरह तकसीम होकर ये जंग नहीं जीत सकेंगे। ख़वातीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरमाया, कुछ सियासतदान खौफजदा और बुज़दिल हैं। ये दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में जानबूझकर कौम को मगालते में डाल रहे हैं। ये बुज़दिल और खौफजदा सियासतदान कौन हैं? जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन ने आज फरमाया कि ओसामा बिन लादेन जैसे लोग मरते नहीं बल्कि दिलों में जिंदा रहते हैं। मुनव्वर हसन क्या कहना चाहते थे? वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए स्टेक होल्डर से मुलाकातें शुरू कर दी। कल इन्होंने अपनी पार्टी का पार्लियामानी इजलास बुलाया। आज इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात की। ये अब दूसरे सूबों के वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे और इमरान खान, खुर्शीद शाह, मौलाना फजलुर रहमान और MKM की लीडरशिप को भी एतमाद में लेंगे। इन सलाम मशवरों के दौरान कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। और आज MKM के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। इनका कहना है कि मैं तालिबान की हिट लिस्ट पर हूं, मगर हुकूमत को मेरी परवाह नहीं। क्यों नहीं है? हम आज के प्रोग्राम में ये चारों नुक्ते डिस्कस करेंगे। हमारा आज का सवाल नोट कर लीजिए, क्या हुकूमत मुज़ाकरात या जंग में किसी एक का इंतखाब करने में गैर जरूरी ताखीर से काम ले रही है? हमें फेसबुक और 247 पर जवाब दीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खासत हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आजम खान सवाती साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान अब्दुल रशीद गुडेल साहब MNA और MKM के साथ इनका ताल्लुक है। और हमारे तीसरे मेहमान सिराजुल हक साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना जमात इस्लामी के नायब अमीर भी हैं। सबसे पहले सिराज साहब आपकी तरफ आना है। दो चीज़ें, एक तो आज आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात हुई। हमारे सोर्सेज का ये कहना है कि वहाँ पर सिर्फ बिजली का मसला डिस्कस हुआ, जबकि जो आपका सबसे बड़ा मसला है वो है दहशतगर्दी। वहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, इस किस्म की कुछ चीज़ें हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बहुत सारे मसाइल डिस्कस हुए। असल में कल हमारा एक जरगा हुआ था कौमी असम्बली की मेंबरान का और सेनेटर का, जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने करारदाद भी पास किया। तो उस करारदाद की रोशनी में आज हमने उनसे बात की। उसमें बिजली के हवाले से बात थी, जो खालिस मुनाफा इनकी रूह से खैबर पख्तूनख्वा को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, उसके हवाले से हमने बात की। गैस के हवाले से हमने बात की कि हम भी थर्मल पावर की तरफ जाना चाहते हैं, तो इजाफी जो गैस है वो हमें लॉट किया जाए। हमने बात की कि हमें सूबाई सतह पर मुल्क के अंदर और बाहर कर्जे लेने और यहाँ उस पर प्रोजेक्ट लगाने की इजाज़त भी दी जाए। और हमने ये बात भी की कि बदअमनी की वजह से या मौजूदा सिचुएशन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा को जो बहुत ही माशी नुकसान पहुँचा है, इवन ये कि एक डिवीजन का सर्वे किया गया है 86 अरब रुपए का। तो हमने वज़ीर-ए-आज़म से बात की कि इसमें भी यानी हमारे साथ शेयर किया जाए। और फिर हमने ये की कि जो ऑपरेशंस की वजह से खैबर पख्तूनख्वा को जो सूरत हाल का सामना है, इसमें आप लोगों ने अगर खैबर पख्तूनख्वा को तनहा छोड़ दिया है तो ये मुनासिब नहीं है। और जिस तरह पंजाब के हवाले से आप लोगों का एक तो नज़र है, तो हमें भी इन्हें सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक रिलेशन जो आइन के मुताबिक है वो रखना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए। उसके साथ इसाक डार साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने कुछ काम उसके हवाले किया। निसार खान के साथ बैठने के लिए उन्होंने कहा। और मेरे ख्याल में आज की मुलाकात अच्छी थी, अगर उन वादों को जामा पहना सके जो उन्होंने आज हमारे साथ किए। अब जो दहशतगर्दी का इशू है, जिस तरह तालिबानाइजेशन पाकिस्तान में हो रही है और ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है, और सबसे ज़्यादा आपके सूबा मुतासर होता है जब भी इस किस्म की सूरत हाल ख़राब होती है। अभी भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो जो ब्लो बैक करेगा वो आप ही का सूबा, उसमें अफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। लेकिन आपको बड़ा फैसला करना चाहिए था। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जब आपकी मुलाकात हुई तो मेरा ख्याल ये था कि आपको कोई ना कोई इस मामले में कोई बड़ा फैसला कर देना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है शायद आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर
دی؟ نہیں چودھری صاحب، ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو نقصان پہنچ گیا ہے، پہنچ رہا ہے، پہنچے گا، اور اس لیے ہم نے چاہا ان سے بات کی کہ آپریشن کے علاوہ امن کے قیام کے لیے جتنی بھی آپشنز ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں اچھا بھرپور یہ تعاون بتائیے کے لیے گا تیار کہ ہے۔ آپ آپریشن کی حمایت میں ہیں، وزیر کی حیثیت سے اور جماعت اسلامی کے نائب امیر کی حیثیت سے آپ آپریشن کے حامی ہیں یا مخالف ہیں؟ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ طالبان کے ساتھ ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ نہیں میں طالبان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن ایک بیماری کے حوالے سے ایک ڈاکٹر کا ایک نسخہ ہوتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کا دوسرا، ہمارا اسٹریٹجی پر اختلاف ہے۔ اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپریشن کراچی میں ہوئے ہیں، آپریشن بلوچستان میں ہوئے ہیں، آپریشن قبائلی علاقوں میں ہوئے، لیکن 10 سال آپریشن کے بعد آپریشن کا نتیجہ اب بھی یہی نکلا کہ ہم پھر آپریشن کے لیے ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپریشن ہے اس کے لیے نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ہمارے قبائلی علاقوں کے زعماء کو، وہاں کے منیجر اور سینیٹر کو، نہ وہاں کے ملکان کو، نہ وہاں کے علماء کو، نہ وہاں کے ایلڈر کو، کس کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ ایشو آپریشن ہے یا اس پہ اعتماد میں لینا ایشو ہے؟ آپ کا کنسرن کس چیز یعنی دیکھیے چودھری صاحب، تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر وزیر اعظم کو ایک مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کے لیے، نہ قومی اسمبلی میں دوبارہ اس پر بات ہوئی، نہ ان سیاسی لیڈروں کو دوبارہ اکٹھا کیا کہ جناب آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، ہم ناکام ہو گئے اس لیے ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ گڈیل صاحب، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تمام سٹیک ہولڈر کنفیوز ہیں اس وقت کہ ہمیں آپریشن کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا شہر کراچی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، سب کا شہر ہے وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا بہت زیادہ کنسرن ہے، اور ہمیشہ آپ نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں پہلے تو یہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو۔ اب اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ اس سے اسٹیٹ کیوں نہیں نکل پا رہے؟ بہت شکریہ جاوید بھائی۔ ابھی آپ نے میٹنگ کی بات کی ان کی اور پی ایم صاحب کی، نبی کریم صاحب کی حدیث ہے، انہوں نے کہا ہے، فرمایا انہوں نے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال پہ بات ہوگی، انسانی جان پہ بات نہیں ہو رہی، جو آپ کے بات سے اندازہ ہوا اور ان کی بات سے اندازہ ہوا۔ رہی بات آپریشن کی، تو جاوید بھائی جب اے پی سی ہوئی تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی جب قوم کی مفاد کی بات آئی، پاکستان کی بات آئی، ہم نے کہا مذاکرات ساری قوم متفق ہے تو چلو ہم بھی متفق ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جاوید بھائی کہ جب اے پی سی ہوتی ہے اس کے دوسرے تیسرے دن دھماکہ ہو جاتا ہے، 5-7 دن دھماکہ ہو جاتا ہے، اس بات کو لے کے آج تک 46 دھماکے سے زیادہ ہو چکے ہیں، انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری تنصیبات بچوں کو اسکول پتہ نہیں کیا کیا جہاں چاہتے ہیں جدھر چاہتے ہیں حملہ کرتے ہیں اور انسانوں کو مار دیتے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا جاوید بھائی کہ واقعی ہمیں پاکستان عزیز ہے یا ڈنڈا بردار شریعت عزیز ہے۔ اب جو آئین پاکستان کو نہ مانے، جو 22-25 فوجیوں کو شہید کرنے کے آدھے گھنٹے بعد کہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ قوم کا اوپینین کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ قوم ایک فیصلہ کر لے کہ کرنا کیا ہے، سیاستدان ایک فیصلہ کر چکے، ان کو امپلیمنٹ گورنمنٹ کا کام تھا، گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ایک پالیسی بنا دے کیا کرنا ہے۔ اینف از اینف جاوید بھائی۔ اب یہاں تک ہو گیا کہ پروگراموں کے دوران اینکرز کو دھمکیاں آتی، آپ کو بھی شاید آئی، تو ایسا مطلب محسوس ہوتا ہے کہ پورا پاکستان ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یا تو یہ قوم کو سچ بتا دیں۔ اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی نا، اسٹیٹ نظر نہیں آ رہی، حکومت نظر نہیں آ رہی، صرف یہ فیصلہ حکومت نے کرنا۔ جاوید بھائی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگ اوپینین ڈیوائیڈ کرنے والے بھی کہ ہمارے بچھڑے بھائی ہیں، یہ ہیں وہ بچھڑے بھائی کیا مطلب جو حاضر بھائی ہیں اسے گلے کاٹنے کا اختیار دیا کس نے؟ کیا قانون کی روح سے جو آئین کی پابندی نہ کرے وہ ملک کا غدار نہیں ہے؟ اگر ہم مشرف کی 6A کی بات کرتے ہیں، 6 کی بات کرتے ہیں اور بقایا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو صرف مشرف کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے گلے کاٹے، 50-60 ہزار لوگوں کے گلے کاٹے گئے، مار دیے گئے، فوجی ہمارے 6-7 ہزار فوجیوں کو شہید کر دیا گیا، اور شہید ہونے والے فوجیوں کو شہید نہیں کہا جاتا، اور جو طالبان کا کمانڈر مارا جاتا اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ آج ایک اور سٹیٹمنٹ آ گیا جو آپ نے سنا ہوگا، ہاں جی، وہ ہے اسامہ بن لادن جیسے لوگ مرتے نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ دنیا کا ہائی ویلیو ٹارگیٹ اگر مار دیا جاتا ہے تو دل میں دکھ کس کے ہوتا ہے؟ جو پاکستانی ریاست میں بے چینی پھیلا رہے،
हमें कौम को पता होना चाहिए, कौम को मालूम होना चाहिए कि हम किधर खड़े हुए और कौन से लोग हैं जो कौम का ओपिनियन डिवाइड कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मतलब डॉक्टर के इलाज की बात हुई ना कि एक इलाज दूसरा इलाज है, मुझे बताओ कहीं खुदा न खास्ता कहीं कैंसर हो जाता है, आप क्या करोगे? कैंसर पे लेपापोती करोगे? कैंसर के वो हिस्सा काटोगे? ये डॉक्टर कहते हैं ना, ये डॉक्टर की बात करते, तो मैं इस डॉक्टर के हवाले से बात करता हूँ कि कैंसर को क्या करोगे? काटोगे ना। अगर पाकिस्तान में जो क्राइम पनप रहा है, दहशतगर्दी पनप रही है, हम आज फैसला नहीं करते तो क्या ये कौम को बता दें कि हमने इनके हवाले मुल्क कर दिया? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आज स्वाति साहब आज बिलावल साहब का बड़ा दिलचस्प बयान आया और बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें दो नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ सियासतदान खौफजदा और बुजदिल हैं और ये जानबूझ के मखमसे में इन्होंने कौम को फंसा रखा है। ये मुझे बताइए कि ये सियासतदान जो कौम को मखमसे में फंसा रहे हैं वो आप तो नहीं है कहीं? नहीं, बेसिकली जो है मैं तो तबसरा करना भी मेरा ख्याल है कि अपनी तौहीन समझता हूँ, इसलिए कि वो अपनी तर्जुमानी कर रहे हैं। जो बात उन्होंने की अपने मतलब ये कह रहे हैं कि वो बुजदिल हैं और बुजदिली की निशानी जो है उनकी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे मुल्क का माल लूटा, मेरे पाकिस्तान को जिस डिगर पे लेके गए, तालिबान के खिलाफ क्लियर लाइन है उनके, सर, यानी क्लियर- पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दो जमातें जिनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दुबई के अंदर बिलावल हाउस के अंदर बैठ के उनकी वो लाइन है या बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे उनकी वो लाइन है। लेकिन एक आम जिंदगी गुजारने वाले पाकिस्तानी की जिंदगी की तर्जुमानी वो नहीं करते, उसकी मुश्किलात की तर्जुमानी नहीं करते। मैं कुछ जो है इस बारे में भी जो आज का मौजू है उस पर जिक्र करूंगा, बजाय इसके कि बिलावल साहब की बुलबुलियों के अंदर जो है अपना वक्त जो है ज़ाया करूं। बुनियादी तौर पर बात वही है कि जो आपने अपनी ओरिएंटेशन के अंदर जो है ये बताया कि रूस और चेचनिया के दरमियान में एक नहीं बल्कि आप लेबनान को देख लें, आप आयरलैंड को देख लें, दुनिया के बेशुमार आपको इस किस्म के तारीख के हवाले मिलेंगे जिसमें कौमों ने, ताकतवर कौम ने, ताकतवर ग्रुप ने, ताकतवर हुकूमत ने अपने आप को अमन के लिए इस बात पर आमादा किया कि नहीं, मुआहदा किया तो मुआहदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा करने के लिए आपके सामने दूसरा फरीक नजर नहीं आ रहा आपको? हुकूमत का ये कहना है कि हम किससे करें? देखें, अगर कहीं संजीदगी नजर आ जाए तो मेरा यह ख्याल है कि हुकूमत के पास इतने बड़े वसाइल हैं। आज तक तो हमने गैर संजीदा हुकूमत के हर तरफ तरीकेकार को देखा है और संजीदा जब होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी पे नुक्ते पे देखें, एक मुसलमान की जान मेरे इस मुल्क के अंदर बचाना ये बहुत बड़ा जिहाद, एक मुसलमान के अमन के लिए, और उसके लिए हमें आपने गुडेल साहब का एक नुक्ता आपने सुना था, क्योंकि उसकी वजह ये कि आज सारा दिन ये खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज थी, मुनव्वर हसन साहब का बयान कि उसामा बिन लादेन जो ऐसे लोग मरते नहीं हैं बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। सर, आप इत्तफाक करते हैं मुनव्वर हसन साहब? सर, मेरे लिए वो इशू नहीं है। मेरे लिए इशू ये है कि हम अमन के लिए, आज हमारी फौज तबाह हो रही है, आज हमारे मासूम शेरी मारे जा रहे हैं, आज कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है, और हम ये कहते हैं कि अगर ये 10 साल से पूरा 10 साल से अगर इसी तरीके इस तरह जो है इस डिगर पे हम चल रहे हैं और हाँ कहीं अमन का नाम नहीं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, आप पीटीआई के सदर हैं सूबे के, ठीक है, ये सारे फैसले आपने करने हैं। अगर आप भी मुतालबा करते रहेंगे और मैं भी मुतालबा करता रहूंगा, मेरा ये ख्याल है, गुडेल साहब भी मुतालबा करते रहेंगे, ये मसला हल कौन करेगा? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आप ये भूल बैठे हैं, और मैं आपके नाजरीन को फिर बताना चाहता हूं, हमने अपने हाथ काट कर वफाकी हुकूमत को दे दिए हैं। तो अपने हाथ वापस ले लें उनसे, नहीं क्या हम फैसला करते हैं? कम से कम इस तरह नहीं होता ना। उसकी वजह यह है कि उसने पूरे वफाक को देख लें, फाटा की सूरत हाल को, हमारी सूरत हाल को, वफाक के गुडेल साहब की तरफ जाने दो मुझे, वफाक की रहनुमाई के बगैर, उसके फैसले के बगैर हम तो ये कहते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करना है बिस्मिल्लाह, हमें बताएं तो सही, लेकिन आंख मचोड़ी बता के कर लिया जाए तो आपको कोई एतराज नहीं? देखिए ना, अब जाहिर है कि हमारा एतमाद तो लिया जाएगा ना, क्योंकि दूसरी बड़ी मसला एतमाद का है सर, ऑपरेशन का नहीं है सर। एतमाद की बात है, देखें हम यही कह रहे हैं कि जब हमें मैं पूरा कर लूं, हमें जब एतमाद में लिया जाएगा तो कम से कम हमें सुना जाएगा, हमारे मौक़िफ़ को सुना जाएगा, हमारी नैरेटिव क्या है।